हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और आज बात करेंगे जो बचा हुआ सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट है वो। जैसा कि कल मैं आपको बता रहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, साथ साथ मैं दो बातों पे और जिक्र किया था, कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इसका मतलब पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो ये बात आपको कल क्लियर करवा दिया था। आज का पार्ट में बचा हुआ है क्या देखेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आएंगे सोर्स अलग अलग, उसको काफ़ी डिटेल से आज पढ़ाऊंगा। साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना है और ये खासे करके बीपीएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो फिजिक्स में मैंने बोला इसका सेकंड पार्ट है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी का, और आज का टॉपिक क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। लगातार क्या हो रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के कारण लगातार मशीनों की संख्या बढ़ रहा है। ऐसे में क्या होगा, मशीन अगर अत्यधिक यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा की मांग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, लेकिन आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति के पहले तक उतना ज़्यादा ऊर्जा की डिमांड नहीं होती थी, किंतु जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है इंग्लैंड के क्षेत्र में, तो लगातार क्या हो रहा, ऊर्जा की मांग बढ़ने लगी। उसी समय से लेकर एक शब्द चला कि अगर ऊर्जा की मांग, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा तो क्या होने वाला, एक समस्या होता है, उसको बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट बोल सकते हो आप। ठीक है, ये टर्म भी कई बार देखा हूँ एग्जामों में पूछा है, तो आप समझिएगा एनर्जी क्राइसिस क्या होता है। अगली बात समझिए, जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा की मांग हो रही है, मशीनें आ रही है मार्केट में, इसके चलते आपका लाइफ स्टाइल तो सुधर रहा है, किंतु लगातार फॉसिल फ्यूल अर्थात जीवाश्म ईंधन यूज करने के चलते आपकी पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। ऊर्जा की अत्यधिक मांग होने के कारण ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए अब नए स्रोत का उपयोग बढ़ रहा है। नए स्रोत कहाँ से आप ढूंढेंगे, पहले जो परंपरागत ऊर्जा चला रहा था उस चीज़ को अब इग्नोर करते हुए गैर परंपरागत ऊर्जा की तरफ जाएंगे। क्योंकि आपको एक बात पता होगा कि जो परंपरागत ऊर्जा है वो काफ़ी पहले से हम यूज करते आ रहे हैं, जैसे लकड़ी का जलाना, कोयले का जलाना, पेट्रोलियम का जलाना, साथ साथ सीएनजी का जलाना। लेकिन आप देखेंगे वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि ये सारे ईंधन कमता चला जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये धीरे धीरे एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा और दूसरी ओर देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो इसका कोई अल्टरनेट चाहिए था, और वही अल्टरनेट क्या है आपका, ये वाली बात, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप देखिए इसमें से क्या क्या आएगा, सौर ऊर्जा, ठीक है, समुद्र से ऊर्जा में कल बता रहा था, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। इसमें से इधर का जो 5 है, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ये क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। क्यों, ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी कैसे समाप्त हो जाएगा, सूर्य पर प्रकाश आ रही है तो आती रहेगी, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है, अभी बताऊंगा। अब एक एक करके पढ़िए आप। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, देखिए 5 करोड़ वर्ष पहले से सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आ रही है और भविष्य में भी 5 करोड़ वर्ष तक आते रहेंगे, सोलर एनर्जी। ठीक है, अब आप इस बात को दूसरी तरफ से समझिए कि कुछ ही मात्रा में पृथ्वी तक ये आ पाता है, क्योंकि वायुमंडल में क्या होता है, अवशोषित होता है। आप पढ़े होंगे ऐसा कि सूर्य की किरणें जब आती है तो जितना, अगर मान लीजिए 100 यूनिट आ रही है तो 35 यूनिट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, 65 यूनिट क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर आता है, किंतु पूरा का पूरा पृथ्वी की सतह से नहीं आता, बल्कि बहुत ज़्यादा वहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो बहुत कम मात्रा में हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। एक बात और समझिए, यूज कैसे करते हैं, चलिए जो भी किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है या हम तक पहुंचती है तो हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। 2 एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। एक तो सोलर सिस्टम, आप देखेंगे सौर सेल पैनल लगा होता है, क्या होता है बताता हूँ वो भी। अब देखिए इस तरह से देखे होंगे सिस्टम घरों पे, घर के छतों पे लगा हुआ रहता है, उसे यहाँ पे एक बैटरी होता है, वो चार्ज होता है, और जहाँ भी आप इससे कनेक्शन दे सकते हैं, आपका बिजली का बल्ब अगर है तो क्या होगा, जलेगा।
क्लियर। या फिर अगर पंखा चलाना है या कोई भी इक्विपमेंट चलाना है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, तो वो चल जाएगा। अब आप समझिए सौर सेल पैनल होता क्या है, कई सारे सौर सेल के संयोजन से, मतलब उसको कंबाइन करके ये बनाया जाता है, और कंबाइन करने के लिए चांदी अर्थात सिल्वर का उपयोग किया जाता है। अब आप अगला बात समझिए, सौर सेल में क्या होता है, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। अब आप समझिए अगली बात, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सौर कुकर वो कैसे काम करता है। आप देखते होंगे कि कोई भी सूर्य की प्रकाश इधर से आएगी और यहाँ मिरर होता है, एक्चुअली एक बॉक्स बना हुआ है 3D में, समझिए बॉक्स में कुछ रखा हुआ है, जो भी होगा खाने का सामान, ठीक, तो उसको गर्म करना है। तो होता क्या है कि सूर्य की किरणें सीधा यहाँ मिरर पे पड़ती है और मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर देती है और इसमें चली जाती है। इसके ऊपर जो डार्क वाला देख रहे होंगे, इस तरह से मैं एक बार पेन चलाऊंगा, आप समझिएगा, ये जो डार्क वाला है इसमें कांच की सीट रख देते हैं। इससे क्या होता है, रेज तो चली जाती है लेकिन उतना आसानी से वापस नहीं आ पाती है। इससे सोलर कुकर काम करता है, ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब आप सोचेंगे कि ये सब सोलर एनर्जी से लाभ क्या है, लाभ है लगातार सरकार भी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अब देखिए यहाँ पे सौर ऊर्जा से लाभ क्या है, तो आपको पहली बात बताऊं, खाना बनाना, सौर ऊर्जा से लाभ क्या है, तो पहला इसका रखना आसान हो जाएगा, इसका मतलब आप कहीं भी इसको रख सकते हो आसानी से। दूसरी बात, कहीं भी लगाया जा सकता है, चाहे फिर वो पर्वतीय क्षेत्र हो या पठारी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, अब किसी कोने में लेके चले जाइए जहाँ पे थोड़ी भी धूप की सुविधा हो, धूप मिल जाए, तो ऐसे में आपका सोलर सिस्टम काम करेगा। अगली बात क्या बताना चाहता हूँ, इसके लिए वायर की जरूरत नहीं होती है लेकिन अत्यधिक वायर की जरूरत नहीं होती। नहीं तो अगर बिजली का आप कनेक्शन लेंगे तो आप समझ पा रहे हैं कितना ज्यादा वायर की आवश्यकता होगी, यहाँ पे इसके लिए नहीं होती। तो पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में आप कहीं भी लगा लो, चल जाएगा काम, क्लियर। चौथी बात है पर्यावरण के अनुकूल है, आपको पता होगा इको फ्रेंडली बोला जाता है इसे, क्योंकि ये पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करता है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं करता है, इसीलिए बोलते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल होता है। और पांचवी बात मैं बताने की कोशिश किया कि आजकल लगातार भारत सरकार के साथ साथ दुनिया में हर सरकार, हर देश की गवर्नमेंट क्या चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में भारत सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लाया है। आप देखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, और यहाँ पे देखे होंगे लगातार क्या होता है, सोलर एनर्जी से काम हो रहा है। साथ साथ कोची का एयरपोर्ट देखेंगे सोलर एनर्जी पे पूरा आश्रित है। साथ साथ कई स्ट्रीट आज के टाइम में ऐसे भारत में भी हैं जो सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च सेंटर में भी सोलर एनर्जी पे काम करा जा रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आप देखिए रसिया के साइड में, चाइना के साइड में देखेंगे वो समुद्र में सोलर बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उपयोग करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं यहीं पे कि आजकल जब बल दे रही है भारत सरकार, तो यहाँ पे एक देखेंगे कुसुम योजना। कुसुम योजना क्या है, किसानों के लिए ये योजना है, किसानों को सोलर सिस्टम दिया जा रहा है ताकि वो डीजल का इस्तेमाल ना करें खेतों पे, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो इनके लिए कुसुम योजना चला हुआ है, ध्यान रहे, किसानों को सोलर सिस्टम दिया जा रहा है कुसुम योजना के तहत। अगली बात जो बताऊंगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें वर्तमान सरकार का बहुत बड़ा सहयोग माना जाता है कि इस चीज को सफल कराने के लिए। इसी वजह से बोला जाता है कि भारत इसका फाउंडर है। एक्चुअली आप देखे होंगे, मैं आपको इस बात को बताता हूं, देखिए है क्या, ये पूरा कवर हो रहा है क्या, ये है क्या, ये कर्क और मकर रेखा के मध्य लगभग सभी देश, देखिए आपको पता होगा ये इस तरह से, अगर ये 0 डिग्री होगा तो अगर आप ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री और इसी तरह से नीचे आएंगे 23.5 डिग्री, तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा। तो ये जो पूरा आप एरिया देखेंगे, इस क्षेत्र के अधिकतर देश शामिल हुए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। सवाल उठता है ऐसा क्या बात है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, और ऐसे में यहाँ पे तापमान हमेशा ज़्यादा होता है। चूंकि ज़्यादा तापमान होता है तो सोलर एनर्जी का बेनिफिट ये ज़्यादा ले सकते हैं, समझ पा रहे ना। तो इसीलिए मैं बोला कर्क और मकर रेखा के मध्य सभी देश लगभग इसमें शामिल है। दूसरी बात, हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव या गुरुग्राम, वर्तमान में नाम चेंज हो गया तो गुरुग्राम में है, हरियाणा में पड़ेगा, क्लियर। अगली बात देखेंगे, UNFCCC 2015 पेरिस सम्मेलन जब चल रहा था उसी समय इसका प्रस्ताव दिया गया, और मिस्टर फ्रांसवा ओलांद उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति होते थे, और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, दोनों मिलकर इस चीज का इनिशिएट किए थे।
121 देश वर्तमान में शामिल है। ये डेटा आपको याद रखना चाहिए, पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। और 121 देश शामिल है और अभी बता दिया हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम, ये जरूर याद रखिएगा। इंडिया को फाउंडर कंट्री माना जाता है इसमें, ठीक। लास्ट यहाँ पे देखिएगा, सोलर सिस्टम महंगा हो गया। सोलर सिस्टम महंगा क्यों है? क्योंकि देखिए जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं जो भी देश, वो जनरली डेवलपिंग कंट्रीज है दोस्त, और डेवलपिंग कंट्रीज के पास तकनीकी अभाव है, समझ रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि चांदी का यहाँ पे उपयोग होता है सोलर पैनल कनेक्ट करने के लिए। अगर आप इस तरह से देखे होंगे, इस तरह बना रहता है सोलर सिस्टम इस तरह से, और ये जो इस तरह कनेक्ट होता है, यहाँ पे सिल्वर का यूज बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में लाजमी ये थोड़ा महंगा हो जाएगा। दूसरी बात, सिलिकॉन का यूज ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि फोटोवोल्टेइक सेल में सिलिकॉन का आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है, और अगर सिलिकॉन ढूंढेंगे तो चाइना में बहुत ज़्यादा है, भारत में कम है, ठीक। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि संस्थागत समस्याएं थोड़ी बहुत देखने को मिलती है इन सब चीज़ों में। तकनीकी अनुभव बहुत कम होता है, भारत के क्षेत्र में भी देखेंगे या विकासशील देशों में टेक्नोलॉजी हमारे पास कम होने के कारण दूसरे देशों पे हम आश्रित रहते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है सोलर सिस्टम थोड़ा महंगा होगा, लेकिन प्रारंभिक दौर में अगर एक बार बन जाएगा तो फिर आराम से हम उसको वहन करा सकेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ज्वारीय ऊर्जा अर्थात टाइडल एनर्जी। देखिए कैसा होता है, आप कई बार देखे होंगे कि चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक। पहले उसको बताता हूँ। पृथ्वी की घूर्णन गति, आपको पता होगा कि पृथ्वी हमेशा क्या करती है, अपने अक्ष पे घूम रही होती है। जैसे अगर मैं बताऊं तो इस तरह से क्या होता है, ये रोटेट हो रहा होता है इस तरह से, ठीक है। तो अगर घूर्णन गति है, इसी का मतलब ये 24 घंटे में 2 गति होता है। मैं आपको समझा ही देता हूँ, एक को बोलेंगे घूर्णन गति, दूसरे को बोलेंगे प्रकीर्णन गति। तो जो घूर्णन गति होता है, जो इस तरह से घूम रहा है, इससे क्या होता है, दिन और रात होता है। क्लियर है माजरा? तो जब इससे घूमने से दिन और रात होता है, और ये जो परिक्रमण होता है उससे ऋतु परिवर्तन होता है। क्लियर बात? तो देखिए पृथ्वी की एक घूर्णन गति, और दूसरी बात मैंने क्या बताया, घूर्णन गति पृथ्वी की, और अगली बात चंद्रमा की गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों का जल स्तर क्या होता है, बढ़ता और घटता रहता है। अगर मैं कहूँ कि ये मान लीजिए सागर है, और इन दोनों के कारण कई बार होता है ऐसे, जब उठ जाए ये चीज़ तो आप क्या बोलोगे, उसको ज्वार होता है वो। और अगर ये जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, भाटा होता है। हालांकि ज्योग्राफी में ये बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। तो इन दोनों के गुरुत्व बल के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा होता है। अब देखिए आप लोग ये भी पढ़े होंगे, लेकिन उधर जाना ठीक नहीं है यार, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ज्वार भाटा। अगली बात समझिए, समुद्र की कुछ ही क्षेत्रों में डैम से ज्वारीय ऊर्जा की गति से क्या करते हैं, हम टरबाइन को रोटेट कराने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हर क्षेत्र में समुद्र के ऊपर आप डैम नहीं बना सकते, कुछ क्षेत्र है जहाँ पे बना हुआ है, और वहाँ के उस समुद्र के कुछ ही क्षेत्र में डैम से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, या ज्वारीय ऊर्जा को बचाया जाता है, रखा जाता है। ऐसे में क्या होगा, उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो गति होगी, उससे हम टरबाइन को रोटेट करा लेंगे और फिर विद्युत ऊर्जा को हम प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए तरंग ऊर्जा, समुद्र के निकट विशाल तरंगे आती है। आप देखे होंगे इतनी बड़ी बड़ी लहरें, इतनी हाइट की लहरें आती है इस तरह से ऐसे। तो वो जो वेव आ रही होती है उसको हम क्या करते हैं, उस वेव का जगह जो उसमें जो गति होता है, उस गति का हम यूज कर लेते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तरंग ऊर्जा में समुद्र के निकट विशाल तरंगे आती है, उस तरंग में गति होती है, उस तरंग की गति का इस्तेमाल कर लेते हैं गतिज ऊर्जा के रूप में, और उससे हम टरबाइन रोटेट करा के विद्युत ऊर्जा जनरेट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये सिंपल है, और इतनी सी बात आपको समझना है। जो अगली बात है वो महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा को आप ध्यान से समझेंगे, इंग्लिश में इसको ओशियन थर्मल एनर्जी बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए समुद्र है, आप सोचेंगे ये कटा फटा क्यों बना है, समुद्र का नीचे का भाग ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो ऊपर सनलाइट है, तो सूर्य की रोशनी जब इस सतह पे पड़ेगी तो जाहिर सी बात है ये सतह का तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन समुद्र की गहराई के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे तापमान कम रहेगा। तो इस जगह तापमान ज़्यादा है, इस जगह तापमान कम है, तो इन दोनों के जो अंतर होगा, मतलब ताप का जो अंतर होगा, उसी का हम उपयोग करते हैं। समझे, कंसेप्ट यही छुपा हुआ है। अब इसका जब ताप का अंतर कर लेंगे, इससे क्या डिसाइड करते हैं, क्या निकालते हैं, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में, मिट गया भाई, संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। अब देखिए इसी को बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, इसको बोल सकते हो ओटेक।
ठीक। अगली बात देखिए, शर्त क्या रखा गया इसमें, शर्त है जब तापांतर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका मतलब जो ऊपर सतह का तापमान होगा और समुद्र की गहराई का तापमान होगा। अब सवाल है कि कितनी गहराई तक लें, 2 किलोमीटर। जो ऊपर की सतह है उसके 2 किलोमीटर नीचे की गहराई पर जो तापमान है और जो सतह का तापमान है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए शर्त, तापांतर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, सतह की ऊपरी जल का तापमान और 2 किलोमीटर गहराई के जल का तापमान का अंतर। इस तापमान से हम क्या करेंगे, इस तप्त जल का उपयोग। अगली बात देखिए, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। ये जियोथर्मल एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज करने वाला है न्यूजीलैंड और यूएस है, ये दोनों देश। अब देखिए, भूपर्पट्टी की गहराई में तप्त क्षेत्रों में पिघली हुई चट्टानें होती हैं, एकत्र हो जाती हैं और एकत्र हो जाती हैं। जिस क्षेत्र में एकत्र हो जाती है उसे हॉटस्पॉट सेंटर कहते हैं। अब इसको समझिए। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे इस तरह का कुछ, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल, इसको बोलते हैं कोर। अगर आप देखेंगे कि अर्थ अगर गोला है तो मान लीजिए जैसे तरबूज का नाम सुनेंगे आप लोग, इस तरह से कट करके निकालते हैं, तो उसी का एक ऐसे समझिए। तो इस तरह से जो मैं बना रहा हूँ, जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाइएगा तापमान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। सारी चीज़ें नीचे जाने से बढ़ जाएगा वॉल्यूम को छोड़कर, तो वॉल्यूम क्या होता है, नीचे जाने से कम होता है। क्लियर। अब आप एक बात और समझिए, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे चट्टानें नीचे जब जाएंगे, भूपर्पट्टी की गहराई में जब जाएंगे, तो मेंटल के क्षेत्र में आप अगर आइएगा तो लिक्विड फेज में चीज़ों को आप पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जिन्होंने बोला ना कि पिघली हुई चट्टानें मिलती है, ये मेंटल के क्षेत्र में मिलती है। और यहाँ पे जब एकत्र हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि ऊपर से पानी आता है, भूमिगत वाटर जो होता है उस पर गिरता है। तो अब कोई चीज़ गर्म है, उस पर पानी आएगा, इसका मतलब वहाँ से क्या होगा, वाष्प जनरेट होगा। फिर जब भूमिगत जल हॉटस्पॉट स्थल के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होता है, यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है। और इसी भाप के कारण क्या होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जहाँ से, इसको समझिए आप, भाप उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी बाहर भी निकल आता है। इन निकास मार्ग को गर्म चश्मा हिंदी में कहते हैं, उष्ण स्रोत या हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। जब चट्टानों के मध्य दब जाता है, इसका मतलब कई बार होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लिक्विड है लेकिन ऊपर चट्टान है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे बाहर। ऐसे में क्या किया जाता है, वहाँ पे पाइप डालकर उस चीज़ को निकाल लेते हैं। और कहाँ क्या करते हैं, जिस तरह से अगर मान लीजिए पाइप डाल दिए तो यहाँ से जाहिर सी बात है वाष्प निकलेगा। इस वाष्प का यूज कहाँ कर लेंगे, टरबाइन में। और टरबाइन का यूज, टरबाइन अगर रोटेट कर जाएगा तो उससे विद्युत ऊर्जा पैदा हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप। अब आप देखिए नाभिकीय ऊर्जा अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है नाभिकीय ऊर्जा, कैसे काम करता है नाभिकीय ऊर्जा, उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा। तो जनरली 2 स्तर पे हमें जानना है, एक को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन और दूसरे को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। इन दोनों चीज़ों को समझिए क्योंकि भारत इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और लगातार इससे क्वेश्चन आ रहा है। मैं शुरुआत में इस टॉपिक का आज शुरुआत करते हुए भी बोला था कि बिहार वालों, बीपीएससी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक देखिए, समझिए इस बात को। सबसे पहले मैं किसको बता रहा हूँ, विखंडन वाले को बता रहा हूँ। ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया, भारी परमाणु के नाभिक जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, इनके ऊपर क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करा देते हैं। ठीक है। तो बम्बार्डिंग कराकर क्या होता है, हल्के नाभिक में उसको तोड़ दिया जाता है। ऐसे में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यूरेनियम, और एक चलिए यहाँ पे जो लिखा होता है ये क्या होता है, परमाणु संख्या, और ऊपर का होता है परमाणु भार, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। दिमाग में रखिएगा, केमिस्ट्री पढ़ाते हुए जरूर ये सब बहुत डिटेल से बताऊंगा आपको। अब देखिए ये यूरेनियम के ऊपर अगर बम्बार्डिंग होगा तो यूरेनियम ब्रेक कर जाएगा, किसमें, क्रिप्टन में और बेरिलियम में। अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बड़ा जो परमाणु का नाभिक था वो ब्रेक करके 2 छोटे नाभिक में बदल गया। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं, इसीलिए हमें क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी। अब एक बात समझिए, बोला जाता है जितना कोयला मतलब यूरेनियम के एक परमाणु विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊष्मा का 1 करोड़ गुना अत्यधिक होता है। इसका मतलब बहुत अच्छा है ना न्यूक्लियर एनर्जी, कोयला जलाना भी नहीं पड़ेगा। कितना ज़्यादा कोयला जलाएंगे तब जाकर न्यूक्लियर एनर्जी के बराबर ऊर्जा प्राप्ति होगी, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम यूरेनियम का यूज करें। लेकिन यूरेनियम का कुछ नुकसान है। पहली बात तो यूरेनियम आसानी से मिलने का नहीं है। भारत को अगर देखेंगे तो कनाडा से, कजाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से खरीद रहा होता है यूरेनियम। ठीक। अब भारत में अगर देखेंगे होता कहाँ है, तो झारखंड के जादूगोड़ा के क्षेत्र में होता है सिर्फ।
ठीक है। आगे बात देखिए, हानि क्या है इससे, ये रिसाव का खतरा होता है, अगर रिसाव हो गया तो बहुत भयावह होगा। दूसरी बात, विकिरण इससे निकलता रहता है, बम्बार्डिंग करा देंगे आप, छोड़ देंगे तो भी वर्षों तक इससे रेडिएशन होता है और ये रेडिएशन खतरनाक होता है। और अगर रेडिएशन खतरनाक क्यों होता है ये जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, हिरोशिमा और नागासाकी जापान में 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, एक्चुअली इसी विखंडन के ऊपर परमाणु बम बनाया जाता है, नाभिकीय विखंडन के ऊपर। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए। नाभिकीय विखंडन से क्या होता है, परमाणु बम बनाया जाता है। और नाभिकीय संलयन से क्या होता है, हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक बता दिया कि विकिरण निकलता है। और वहाँ पे जब आज भी देखते हैं, लोग बोलते हैं कि जापान में अगर बच्चे पैदा होता है तो हो सकता है फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, वही रेडिएशन के कारण, तो बहुत ज़्यादा भयावह है। साथ साथ आप देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा इन चीज़ों के लिए कर सकते हैं, मानव हित के लिए आप यूज कर सकते हैं, किंतु लगातार देख रहे होंगे परमाणु हथियार का बढ़ावा चला है विश्व में। और ऐसे में परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने के लिए सब लोग न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं विश्व स्तर पर। ठीक है, वो आईआर का टॉपिक है, जब आईआर पढ़ाऊंगा तब मैं उनके बारे में बात करूंगा। अगली बात, इसी के संदर्भ में आप पढ़े होंगे E = mc² और आइंस्टाइन जो कि 1905 में कब दिए थे ये, ठीक है, 1905 में आइंस्टाइन ने E = mc² बोलकर चले गए। इसको आज तक इस गुत्थी को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। देखिए E क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, डेल्टा M क्या है, मूल नाभिक एवं उत्पाद, मतलब जो प्रोडक्ट नाभिक बना, जो मूल नाभिक बड़ा सा था टूटा तो छोटा हो गया, उन दोनों के मास का जो डिफरेंस होगा वो M की बात कर रहा है, डेल्टा M। और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इन दोनों का जब अगर हम इंटू करेंगे, जितना एनर्जी होगा उतना एनर्जी मिलता है न्यूक्लियर एनर्जी से। इसका मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होता है। अब आप समझिए भारत में कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है नाभिकीय विखंडन का, वो आपको मैं एक बार समराइज करा दूं। देखिए, नरोरा उत्तर प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटका और कल्पक्कम तमिलनाडु। इतने सारे क्षेत्रों में भारत लगातार परमाणु ऊर्जा का यूज कर रहा है, मतलब नाभिकीय विखंडन का काम कर रहा है। ठीक है, और भी सेंटर भारत बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि पूरी नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी मैंने आपका समाप्त कराया। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करते रहें, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट्स ज़रूर करें। उसके बाद देखते हैं कि फिजिक्स के बाद अगली टॉपिक क्या आएगा। फिलहाल हमारी टीम डिसाइड करेगी, तब आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।